अगर हमसे लंबी पीआर जर्नी आपने किसी की सुनी हो ना, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बिकॉज मेरे हिसाब से हमारी पीआर जर्नी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीआर जर्नी है। 6 मंथ्स का प्रोसेस हमें पूरा करने में लगे थे 3 साल। 2015 अगस्त में हमने अपना प्रोसेस शुरू किया था। प्रोसेस शुरू करने को मैं बोलूँगी कि हमने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स मंगाई थी यूनिवर्सिटी से और ईसीए कराया था, आइल्स का एग्ज़ाम को बुक किया था 2015 अगस्त में। जुलाई 2018 हमने कनाडा में लैंड किया, तो एग्जैक्टली 3 साल लग गए। ओके, अब इस 3 साल में ऐसा नहीं है यार कि आइल्स देने में इतना टाइम लगे। कई लोग तो बोलेंगे यार हम 4 साल से आइल्स दे रहे हैं, तो आप ये बोलोगे कि यार हमें उनको 6 साल लगे कनाडा में आने में। नहीं नहीं, बट आइल्स के अलावा देयर वर सो मेनी थिंग्स जो हमने डबल करी थी, जिसकी वजह से हमने खुद ही अपनी जर्नी बहुत लंबी कर ली थी। आपको बताते हैं सब कुछ। हाँ, जैसे हमने आइल्स 2 बार दिए, हमें कनाडा से आईटीए भी 2 बार आया। आईटीए 2 बार मतलब ठीक है, टेक्निकली थोड़ा सा गलत होगा बिकॉज एक बार प्रोविंशियल नॉमिनेशन बाद आया। में बताते हैं, प्लीज आने दो टाइम। ट्विस्ट। ओके, तो कॉफी ले लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, हर ट्विस्ट को एंजॉय कीजिए एक मूवी की तरह। चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगस्त 2015 चलते हैं वहां पर। वापस चलते हैं, और उस टाइम हम दुबई में थे, तो दुबई में चलते हैं वापस। अब आप पूछोगे दुबई की याद आती है? हाँ, बहुत आती है यार दुबई की याद। अब दुबई वर्सेस कनाडा यहाँ पे शुरू नहीं करते, सीधा शुरू करते हैं पीआर जर्नी। अगस्त 2015 वी थॉट कि चलो यार अब कनाडा चलते हैं, कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं। और हमने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करी, और ट्रांसक्रिप्ट आने में 1 महीना लग गया। फिर हमने उनको WS के लिए दिया। अब WS के लिए जब हमने WES के लिए नहीं दिया, हमने उसको ECE के लिए दिया WES में। तो हमारा WS से रिपोर्ट आ गया था 1 महीने में। फिर हमने आइल्स बुक किया, तो मैंने आइल्स दिया 2 बार क्योंकि मैं प्राइम एप्लीकेंट थी। बिकॉज ऑफ द एज एंड द एजुकेशन आई वॉज पोस्ट ग्रेजुएट, आई स्टिल एम पोस्ट ग्रेजुएट, एंड मेरी एज अमित से काफ़ी कम थी। 4 साल। उसको काफ़ी बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, उस टाइम आपको बता देता हूँ, मेरी एज थी 49, शिल्पा की थी 45, बिल्कुल एज पे थी, तो इसको स्कोर मिल गया था। मैं आई वाज लेस देन 30। इस तो लोग मेरी एज भी गेस कर लेंगे अब यार। तो इसलिए मैं प्राइम एप्लीकेंट थी, मुझे आइल्स 2 बार देना पड़ा। तो अगर आपको आइल्स एक ही बार देना है तो सोच समझ के शादी करो। ओके, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आइल्स दिया तो मेरा लिसनिंग में 8 नहीं बना, तो इसलिए हमारा स्कोर बना था 410 जब हमने फर्स्ट टाइम आइल्स दिया था। तो 410 पे वी वर वेरी श्योर कि हमें आईटीए नहीं आने वाला है, और इसलिए मैंने सेकंड आइल्स का टेस्ट इमीडिएटली बुक करा लिया। बट क्योंकि हमने एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल तो बनाई हुई थी और उसमें हमने अपना आइल्स का स्कोर डाला, ईसीए भी आ ही गया था हमारा, तो प्रोफाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपके हाथ में आइल्स का स्कोर है और ईसीए की रिपोर्ट है, तो यार जो भी स्कोर बनता है ना, डजंट मैटर, अपनी फाइल बनाकर एटलीस्ट पूल में एंटर कर जाओ। यही हमने किया था। तो देखो क्या हुआ था, 410 का स्कोर बना था। और सेकेंड आइल्स का टेस्ट जब मैंने दिया और उसके जब मैं रिजल्ट की वेट कर रही थी, उसके बीच में हमें ओंटारियो से प्रोविंशियल नॉमिनेशन आ गया। प्रोविंशियल नॉमिनेशन आ गया, मैंने तो बोला कि ले लो यार, चलो कनाडा निकलते हैं अब। और मैंने सोचा कि यार प्रोविंशियल नॉमिनेशन से प्रोसेस थोड़ा लंबा और एक्सपेंसिव हो जाता है, अब आइल्स तो दूसरा दे ही रखा है और 30 डेज का टाइम मिलता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो क्यों ना एक बार यार मेरा जो सेकंड आइल्स है उसकी वेट ही कर लेते हैं उसके रिजल्ट की। अगर उसमें 8777 बन गया तो स्कोर काफ़ी ऊपर चला जाएगा और कनाडा से सीधा ITA आ जाएगा, तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू क्यों जाना। तो हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया, हमने वेट किया। यस, तो रिजल्ट आया, लकीली मेरा CLB 10 बन गया, 8777 से अच्छा स्कोर आ गया था। कितना आया था वो तो आपको पिछली आइल्स की वीडियोस में दिखाई दिया, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिए अगर आपको मेरी आइल्स की 2 टेस्ट की जर्नी जाननी है तो स्कोर बन गया 476। और 10th फरवरी 2016 वो ऐतिहासिक दिन था जब हमें ITA आया। तो उसके बाद आपको ITA आने के बाद आपको मिलते हैं 2 महीने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए। तो ITA के साथ आपकी लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आता है जो आपको सबमिट कराना है, प्लस बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं जो आपको भरने होते हैं। 2 महीने में आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट करके देनी होती है। अब उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो बाहर से कलेक्ट करने होते हैं वो होता है PCR, पुलिस चेक। अब पुलिस चेक आप किसी भी कंट्री में अगर 6 महीने से ज़्यादा रहे हो तो आपको उस कंट्री से पुलिस चेक चाहिए होता है। हमारे केस में हमें इंडिया से चाहिए था और दुबई से UAE से चाहिए था। फिर लोग बोलेंगे यार दुबई कंट्री नहीं है, UAE कंट्री है। राइट,
यार दुबई ना बोलना इजी होता है एज कम्पेयर टू यूएई, तो इसीलिए दुबई बोल देते हैं यार, इसीलिए हमने दुबई वर्सेस कनाडा वीडियो और बनाए थे। हमें यूएई से ज़्यादा दुबई से प्यार है यार। हाँ, बहुत प्यारा है दुबई से। तो तो हमें डॉक्यूमेंट्स पीसीआर चाहिए था, बैंक से आपको लेटर्स चाहिए होते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स के सपोर्ट में, और आपको अपनी सारी कंपनी से जो भी आपने अपने रेज्यूमे में या फाइल भरते हुए अपना प्रोफाइल बनाते हुए दिखाई है, उन सारी कंपनी से आपको अपने रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, राइट। अब रेफरेंस लेटर्स में मैं एक बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि हमने जब हमें ओंटारियो से प्रोविंशियल नॉमिनेशन आया था ना, तभी हमने अपना प्रोसेस रेफरेंस लेटर्स का शुरू कर दिया था, सारी कंपनीज में अप्रोच करके एचआर से बात करके उनसे रेफरेंस लेटर्स कलेक्ट कर लिए थे, क्योंकि हमें था कि यार चाहे ओंटारियो से जाएं चाहे नॉर्मल आईटीए से जाएं, ये तो चाहिए, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने उसी टाइम ही शुरू कर दिए थे। आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने एनओसी कोड फिल किया है, आपके रेफरेंस लेटर में जो आपके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज हैं और जो एनओसी कोड की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से मैच करे, क्योंकि ये एक मेजर रीजन होता है आपकी प्रोफाइल का रिजेक्ट होने का। तो जो रेफरेंस लेटर्स थे और जो हमारा जो क्वालिफिकेशन थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे ही। तो अभी मेनली जो हमें चाहिए था वो था पीसीआर, दोनों कंट्री से, दुबई से एंड इंडिया से। एंड सेकंड जो हमें चाहिए था वो था हमारा प्रूफ ऑफ फंड्स, जो हमें अपने बैंक से हमारी स्टेटमेंट्स हमें चाहिए थी। तो ये काफ़ी सारे हमारे दुबई के व्यूअर्स ने पूछा भी हुआ है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दुबई से कैसे कलेक्ट किए। अब हमें दो कंट्री से चाहिए था पुलिस क्लियरेंस। जो इंडिया से पुलिस क्लियरेंस चाहिए था उसके लिए हम इंडिया नहीं गए, दुबई में ही बीएलएस के ऑफिस में हमने अप्लाई किया था, जो कि इंडियन काउंसलेट के साथ मिलकर काम करते हैं, और उन्होंने हमें 5 डेज में दुबई में बैठे हुए ही इंडिया से पुलिस क्लियरेंस दे दिया था। दूसरा जो दुबई का चाहिए था पुलिस क्लियरेंस, वो तो हमें एक दिन में ही मिल गया था। जिस दिन हमने अप्लाई किया नेक्स्ट डे उनका कॉल आ गया, आ जाओ अपना पुलिस क्लियरेंस ले जाओ। तो बहुत इजी था। तो पुलिस क्लियरेंस हमें मिल गए थे, टोटल मिलाकर चलो एक हफ्ते में ये काम हो गया। बैंक से भी लेटर्स हमें एक ही दिन में मिल गए थे यार। हमने फोन पे उनको बोला था कि यार क्या प्रोसेस है बता दो, हमें कनाडा के लिए चाहिए, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है। अब इसमें हमने क्या किया था, हमने सारे के सारे फंड्स एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, ताकि हमें एक ही बैंक से लेटर चाहिए हो, दो बैंक से डील ना करना पड़े। तो क्योंकि मैं प्राइम एप्लीकेंट थी तो मैंने अमित का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। अभी तक वापस नहीं किया। अभी तक वापस नहीं किया। तो हमें सिर्फ एक मेरे ही बैंक से लेटर चाहिए था, एमिरेट्स एनबीडी बैंक था। तो उन्होंने एक अपने लेटर हेड पे लिख कर दिया था कि इनके अकाउंट में इतना पैसा है, कन्वर्जन टू द कैट भी कर दिया था उन्होंने। तो उनको पता है यार कि आपको कैसा लेटर चाहिए, बिकॉज उनका ये रोज का काम होता है। तो दे विल इजीली सप्लाई यू विद दिस लेटर, जो आपका प्रूफ ऑफ फंड्स में चल जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ ऑफ फंड्स में सिर्फ आप एक वो लेटर भी लगा दोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। एंड गाइस दे आल्सो मेंशन योर लायबिलिटीज। ये ध्यान रखना, अगर कोई लायबिलिटीज हैं तो वो भी उस लेटर में मेंशन करेंगे कि अभी आपके अकाउंट में इतना पैसा है और इतनी लायबिलिटीज हैं। तो सारा का सारा लोन ट्रांसफर कर दो सेकेंडरी एप्लीकेंट को, जो प्राइमरी नहीं है, और सारे के सारे एफर्ट्स ले लो प्राइमरी एप्लीकेंट। ये एक टिप है। फिर हमने यार अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे हमने 19 मार्च 2016 को। तो आई थिंक हम थोड़े लेजी थे फॉर्म्स भरने में, इसलिए हम लेट हो गए होंगे। एक्चुअली में क्या लग रहा था हमें कि आईटीआई आ गया, अब तो काम हो ही गया। ये नहीं पता था कि आईटीआई के बाद तो मेन काम शुरू होना है। हाँ, तो हमने 19 मार्च 2016 को उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए थे, क्लोज टू 1 मंथ एंड 9 डेज में। और उसके बाद इंतजार शुरू हुआ कि अब हमें, और हमने ये जो फीस भरनी होती है ना, वो हमने सारी फीस इकट्ठी एक ही बार भर दी थी। आपको दो फीस देनी होती है। एक तो आपको पीआर जो आप अप्लाई कर रहे हो उस एप्लीकेशन की फीस, एप्लीकेशन फीस है, और एक राइट टू परमानेंट रेजिडेंस, ये फीस है जो आप बाद में भी दे सकते हो। जो आप बाद में भी दे सकते हो, बट उसमें ना प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। वी वर लाइक, हम तो मरे जा रहे थे कनाडा आने के लिए। ये तो हमने किया था ये सोचकर कि प्रोसेस थोड़ा क्विक हो जाएगा, और हुआ उसका बिल्कुल उल्टा ही। तो अब हमें लगा कि जब सारे बंदों को आ जाता है 6 महीने में पीपीआर, तो हमें भी 6 महीने में पीपीआर आ ही जाएगा। 6 महीने में तो हम भी कनाडा बैठे होंगे। तो हमने अपनी दुबई के घर के लिए और खुद के लिए भी सारी शॉपिंग कर दी बंद, कि अब जब कनाडा जा रहे होंगे ना तभी शॉपिंग करेंगे, और घर के लिए तो शॉपिंग करने की क्या जरूरत है। तो हमने बस, हम पीपीआर की ना वेट कर रहे थे बैठे हुए, और हमें लगा बस अभी अक्टूबर नवंबर तक तो वी विल बी इन कनाडा। और कुछ नहीं, मैंने तो शूज भी पहने हुए थे, शूज पहन के बैठ के वेट कर रहा था मैं। और कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन बिटवीन इन मई आई गॉट प्रेग्नेंट। तो मेरी ड्यू डेट थी जनवरी, एंड हम सोच रहे थे कि यार बाय सितंबर अक्टूबर तो हम पक्का कनाडा चले जाएंगे, एमी विल बी कैनेडियन सिटीजन। दैट वाज द प्लान। हुआ क्या, कुछ भी नहीं। मतलब 6 महीने बीत गए और कुछ भी नहीं, लाइक डेड साइलेंस। तो हमें, क्योंकि वी वर वेरी डेस्परेट टू डिलीवर एमी इन कनाडा ओनली, तो हम जानना चाह रहे थे कि हमारी एप्लीकेशन इतनी डेड एंड पे क्यों है, हो क्या रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने GCMS नोट्स ऑर्डर किए 2 बार। अब ये GCMS नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो IRCC से,
एंड दे विल गिव यू द अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन. इट्स लाइक इंडिया में वो होता है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा ऐसा करके ये कि आपकी एप्लीकेशन में कितना प्रोसेस हो गया है, कितनी प्रोग्रेस चल रही है, यू हैव राइट टू नो दैट. तो ये फ्री में आते हैं, ऐसा कोई नहीं, कुछ पैसे लगते हैं. वो $5 तब लगते हैं जब कोई कनेडियन पीआर, जब कोई कनेडियन सिटीजन या कोई पीआर होल्डर अप्लाई करे. तो हमने 2 बार नोट्स अप्लाई किए. तो एक बार तो नोट्स में आया कि हाँ सारा कुछ चेक वेक सब हो गया है एंड द वीजा ऑफिसर इज वेटिंग ऑन द डिसीजन, और सब कुछ ओके था. तो हमें लगा बस यार अब तो अगले महीने आएगा क्योंकि डिसीजन का वेट हो रहा है. 2-3 महीने फिर कुछ नहीं हुआ. देन वी अगेन ऑर्डर द GCMS नोट्स, और उसमें पता क्या लिखा हुआ था, डिसीजन मेड, PPR इंस्ट्रक्शंस सेंड टू वीजा ऑफिस. अब इसका मतलब क्या था कि कनाडा ने, IRCC ने अपनी तरफ से डिसीजन दे दिया है, PPR के लिए अप्रूव कर दिया है, और जो हमारा वीजा ऑफिस था, न्यू दिल्ली, वहां पे उन्होंने PPR के इंस्ट्रक्शन भेज दिए हैं. एंड दैट टाइम इट वाज लाइक अक्टूबर नवंबर, एंड मेरा वो टाइम चल रहा था कि अब अभी 2-3 हफ्ते में PPR नहीं आया ना, तो मुझे एमी को दुबई में डिलीवर करना पड़ेगा. आई वाज सुपर डेस्परेट. फिर हमने न्यू दिल्ली वीजा ऑफिस से कांटेक्ट करना शुरू किया, उनको कॉल भी किए, ईमेल भी किए, बट वहां से बाय गॉड कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं. और हुआ क्या फिर, एमी हुई. सो फिर हमें लगा कि अब हमें उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारी फैमिली में एक एडिशन हुआ है, तो हमें जो अपनी PR एप्लीकेशन है उसमें अमायरा को भी ऐड करना है, क्योंकि बाद में ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और हमें उसका मेडिकल इंस्ट्रक्शंस भी चाहिए थे, क्योंकि हम दोनों तो अपने मेडिकल देकर आ चुके थे, और उसका हमने इमीडिएटली पासपोर्ट बनवाया, और हमने न्यू दिल्ली वीजा ऑफिस में भी ईमेल किया कि वी नीड टू ऐड आवर चाइल्ड इनटू आवर एप्लीकेशन. हमने IRCC में भेजा. जनवरी में एमी हुई थी, बाय फरवरी वी मेड हर पासपोर्ट. हमने उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए. हमने तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया, हमने उनको इन्फॉर्म किया कि वी वांट टू ऐड आवर चाइल्ड इनटू द एप्लीकेशन, वी वांट हर मेडिकल फॉर्म सो दैट वो जाके मेडिकल भी अपना उसका कंप्लीट कर ले. हम कुछ नहीं आया. कुछ नहीं आया. हम लोग ना बस भेजते रहे, नो रिस्पॉन्स के साथ सब चलता रहा, और इस सब में आ गया जून. और बाय द टाइम जून केम, हमारे मेडिकल भी जो हमने पिछले साल दिए थे बाय इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, वो भी एक्सपायर हो गए थे. तो अब हमें ये तो पता था कि अब तो हमारा PPR सीधा नहीं आ सकता. हमारा PPR तभी आएगा जब हम दोबारा मेडिकल देंगे. अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक तो उन्होंने रिस्पॉन्स भी नहीं किया था एमी के लिए, और जनवरी तक तो एमी हुई भी नहीं थी. हमने मार्च में अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए थे. अंटिल जून there was no action on our file. जबकि हमें नवंबर में पता चल गया था GCMS नोट्स के थ्रू कि उन्होंने न्यू दिल्ली वीजा ऑफिस में PPR डिसीजन मेड करके PPR इंस्ट्रक्शन सेंड कुछ ऐसा कर दिया है, बट अंटिल जून नथिंग हैपेंड. फिर जब जून में वो जागे तो उनको पता चला कि इनका तो यार मेडिकल एक्सपायर हो गया, इनको तो दोबारा मेडिकल कराना पड़ेगा. तो उन्होंने हमें मेडिकल की रिक्वेस्ट भेजी, और जब वो रिक्वेस्ट हमारे पास आई, हमने उनको दोबारा इन्फॉर्म किया कि हमें अपनी एप्लीकेशन में अमायरा को ऐड कराना है. तो उन्होंने फिर हमें फॉर्म भेजा अमायरा को ऐड करने के लिए, और साथ में अमायरा के लिए भी मेडिकल रिक्वेस्ट भेजी. और फिर हम तीनों गए अपना मेडिकल कराने. हम दोनों का मेडिकल दोबारा हुआ, एमी का फर्स्ट टाइम मेडिकल हुआ, और वो उनके पास सबमिशन में दोबारा गया. अब जून में जब उन्होंने हमें बोला कि दोबारा मेडिकल करा के आओ, और हमने उन्हें एमी के बारे में बताया, तो उन्होंने ये एमी को ऐड करने में, फाइल में एमी को ऐड करने में, एमी का फॉर्म भेजने में, और हमें एमी का फॉर्म भेजने में, और एमी के मेडिकल रिक्वेस्ट आने में, ये सारे प्रोसेस में उन्होंने जून से जुलाई अगस्त कर दिया. तो एमी ने शायद 2 महीने डिले किया होगा हमारी एप्लीकेशन तो वैसे ही डिलीट चल रही थी. तो हमारी एप्लीकेशन वैसे ही डिलीट चल रही थी. लाइक F वो 6 महीने वाला कोई फंडा नहीं चल रहा था. तो मुझे क्योंकि याद है कि यार जब हम मेडिकल कराने गए थे ना, हमने हॉस्पिटल में एमी की और आपकी एक फोटो खींची थी, और एमी वो 7 months ओल्ड दैट टाइम. तो अगस्त में हमने मेडिकल कराए तीनों ने, अगस्त 2017 में. ओके, और हमें PPR रिक्वेस्ट आई फिर सितंबर. यस, फिर हमें आया पासपोर्ट रिक्वेस्ट, तीनों का पासपोर्ट इन सितंबर. सो सितंबर में हमने अपने पासपोर्ट सबमिट किए, and we got our passports back in October. It was 19th of October when we got the passports back. तो 1 महीना लग गया था हमें अपने पासपोर्ट स्टैंपों पर वापस आने में. अब क्या हुआ, क्योंकि हमने अपना प्रोसेस शुरू किया था 2015 में, और पासपोर्ट हाथ में आने में 2017 एंड हो गया था क्लोज टू, और हमने दोबारा मेडिकल तो करा ही दिए थे. अब हमारे पास पूरा टाइम था लैंडिंग करने के लिए, क्योंकि हमने मेडिकल दोबारा दिए थे, और आपको लैंडिंग करने के लिए उतना टाइम मिलता है जितना आपके मेडिकल्स को एक्सपायर होने का टाइम होता है. और मेडिकल एक्सपायर होते हैं 1 साल में. तो हम लिटरली, क्योंकि हमने अगस्त में मेडिकल दिए थे अपने, तो हमारे पास अगले साल मतलब 2018 अगस्त तक का टाइम था कनाडा में लैंड करने के लिए. तो हमें लगा कि यार अब इस टाइम को ना पूरा यूटिलाइज करते हैं. दुबई में अच्छी जॉब्स चल रही हैं, सब कुछ है, अब दुबई को
इंजॉय करना शुरू करते हैं और एंड में जाएंगे कनाडा में, बिल्कुल, क्योंकि कनाडा में तो स्ट्रगल का फेज शुरू होना है, नहीं पता है, लेकिन जब आपको पता होता है कोई चीज़ छूट रही है तो उसकी अहमियत ना ज़्यादा पता होती है। तो फिर हमें लगा कि यार बिल्कुल एंड टाइम पर जाएंगे, बट अमित का मन था कनाडा डे कनाडा में सेलिब्रेट करने का। राइट, और हम यहाँ पर कनाडा आए 28 जून को हमारी फ्लाइट थी, 29 को हम यहाँ पहुँचे, आकर 2 दिन सोए और 1 जुलाई को हमने कनाडा डे सेलिब्रेट किया। सो दैट वाज आवर पीआर जर्नी, जिसमें हमें, अगर आप प्रोसेस शुरू करने से लेकर लैंड करने तक के टाइम को गिनेंगे तो वी टुक एग्जैक्टली 3 years, और अगर आप ITA आने से लेकर PPR आने को गिनेंगे तो ITA आया था February 10th 2016 और PPR आया था September 2017। तो ये भी इट वाज लाइक क्लोज टू 1.5 years, मोर देन 1.5 years। तो हमें 17-18 months तो यार तब भी लग गए थे। राइट, तो एंड दिस इज द नॉर्मल टाइम, इतना लग जाता है टाइम, क्योंकि आपको जो हाँ, तो सारे चलो, जो मैंने लॉन्गेस्ट बोला था ना उसको आप थोड़ा सा ना जैसे कि ट्रेलर ऑफ द वीडियो सोच लेना। तो द आइडिया इज कि यार 6 महीने एक नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम वो बोलकर चलते हैं, और कोविड के टाइम में तो वैसे भी बहुत टाइम लग रहा है, बट जनरली भी अगर आपके प्रोसेसिंग को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अब आपको पैनिक अटैक आने शुरू हो गए हैं, तो हमें याद कर लीजिएगा जिन्होंने 1 साल और 7-8 महीने तक वेट किया था PPR आने का। एंड पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की। और कनाडा अगर आए तो हमसे जरूर मिलिएगा, राइट, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, और जो लोग कनाडा में लैंड होंगे उनसे मिलेंगे उनके लैंडिंग पे। और गाइस आपको पता है हम कनाडा कैसे आए थे? उड़कर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थम्स अप लाइक ही होता है यार। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पर है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Alright guys, take care.